अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं वो है जुडिकेचर, और जुडिकेचर के अंदर ये लास्ट चैप्टर है जो कि आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू द जनरल प्रोविजंस है, जिसमें हमने अपॉइंटमेंट हमने पहले ही देख ली, रेजिग्नेशन हम देखेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखेंगे, या हम ये देखेंगे कि इनको निकालना कैसे है। जजेस अगर कोई मिसकॉन्डक्ट करते हैं तो इनकी इंक्वायरी किसने करनी है और इनको निकालना कैसे है। ये सारी की सारी बातें आप लोग जो शरारतें करते हैं ना, तो वो ठीक है। तो ये जो सारी की सारी बातें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ये देखेगी कि जजेस को मिसकॉन्डक्ट के अंदर कैसे निकालना है, कैसे इंक्वायरी करनी है। इसको रेफ़र जज ही करेगा, प्रेसिडेंट रेफ़र करेगा और फिर ये इंक्वायरी करके प्रेसिडेंट को ही बताएंगे। इसका एक पूरा एक इसके अंदर लोग होंगे, कम से कम 5 लोग होते हैं, एक चीफ जस्टिस। तो ये सारा फिर आप देखते हो कि जितने ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं वो ट्राइब्यूनल्स इसके तहत बनते हैं। जितनी भी रेम्यूनरेशन इनको मिलती है वो इनके तहत मिलती है, मतलब इसके अंदर प्रोविजंस दी गई हैं। और इसी जजेस को पैसे नहीं मिलते, तनख्वाहें नहीं लेनी जजेस ने। नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को तनख्वाहें कितनी मिलनी? वहाँ से देनी है, देनी कितनी है, ठीक है, वो इधर लिखा हुआ है। और इसके अंदर भी उसने रेफ़र करना है, 5th स्केड्यूल पीछे दिया हुआ है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे लगनी है, उसकी सज़ा कैसे होनी है, तो वो सारा का सारा इसके अंदर उसने बताया है, ठीक है। अब देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 204 में है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसको कहते हैं, क्या होती है, आपको पता है, सारे देखते हैं, रोज़ हम कंटेम्प्ट्स लगाते हैं। तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है एक, ठीक है, कब का है, गालबन 2006 का है या 5 का है, ठीक है, या 4 का है, ईयर 2004 है गालबन, ठीक है, या 6 है। तो उसके अंदर सज़ाएँ बताइए ना, कितनी सज़ा देनी है। इसके अंदर सज़ाएँ नहीं बताई, इसके अंदर बताया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते किसको हैं, ठीक है। उसने कहा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है, उसने कहा अगर कोई अब्यूज़ करे, ठीक है, उसको सज़ा मिलेगी। कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन हु अब्यूजेस, इंटरफेयर्स, ऑब्स्ट्रक्ट्स द प्रोसेस ऑफ कोर्ट और डिसओबे, ठीक है। फिर अगला उसने कहा अगर कोई स्कैंडलाइज करे कोर्ट को या कोई ऐसा काम करे जिससे कोर्ट इनटू हेटेड एंड रेडिकुलर कंटेम्प्ट बन जाती हो। नंबर 3 पे कोई ऐसा काम करे, डज एनीथिंग विच टेंड्स टू प्रेजुडिस द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, जो तासुब में चला जाए, और डज एनी अदर थिंग विच कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट, जो कि क्या बने, कॉन्स्टिट्यूट क्या बने, कंटेम्प्ट बने। तो उसके अंदर ये सारा बना के वो क्या होगा, वो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कोर्ट सज़ा उसको दे सकती है। वो 1 साल तक गालबन या 3 साल तक, 1 साल तक सज़ा है। ये पिछले दिनों वो एक नून लीग का बंदा था, क्या नाम था, तो उसको क्या हुआ था, इन्होंने सज़ा दे दी थी, ठीक है। तो वो पहला इस तरह का हुआ था कि हुआ तो काफ़ी दफ़ा, लेकिन वो क्या हुआ था, उसको सज़ा मिली थी। मेरे ज़हन से उसका नाम निकल गया, खैर उसको मिली थी सज़ा। ये यूसुफ रज़ा गिलानी को तो और चीज़ पे मिली थी, लेकिन सज़ा तो वो भी थी जिस पे, हाँ, तो वो तो थी टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट थी ना। तो ये सज़ा गालबन 3 महीने या इस तरह की थी। एक बाद में उन्होंने उसको कंडीशनल उसने उस पर ये प्रोसीडिंग जारी हो गई थी। तो खैर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सर कोर्ट मतलब एनी कोर्ट या हाई कोर्ट? सर इस वक्त हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं और हमने फेडरल शरीयत कोर्ट की कंटेम्प्ट उसी में पढ़ ली थी, ठीक है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बातें हो रही हैं, यहाँ पे सिविल कोर्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं हो रही। ठीक है, ये थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसके बाद है आपका रेम्यूनरेशन ऑफ जजेस, जजेस को कितनी तनख्वाह मिलनी है। उसने कहा इसके अंदर 5th शेड्यूल में बताया, पीछे 5th शेड्यूल है, निकालिए, मैं आपको बताऊं उनको तनख्वाहें यहाँ पे जितनी दी गई हैं वो तो बहुत आटे में नमक के बराबर हैं, लेकिन खैर कुछ शेड्यूल उन्होंने दिया है ज़रूर, ठीक है।
कि ये कितनी मिलनी है। ये देखें 205 के तहत ये पीछे 5th शेड्यूल है, इसमें पेजेस हर एक के अपने होते हैं, 5th शेड्यूल एंड पे बना होगा, ठीक है। ये इस तरह की अगर कोई किताब है तो 291 पेज होगा, लेकिन अगर आपके पास किताब और तो पेज और होते हैं। 5th शेड्यूल एंड पे बना हुआ है। हाँ, उसने कहा देयर शैल बी पेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, कितनी सैलरी 9900 पर मैसम, ठीक है। एंड टू एवरी अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ₹9500 पर मैसम ऑफ सच हायर सैलरी एज द प्रेजेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटर्मन। ये उस वक़्त से है, पता नहीं कब से है, ठीक है, बट 1995 में ये 10,000 सैलरी हुआ करती थी चीफ जस्टिस की और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। हाँ, लेकिन ये प्रेसिडेंट की अपनी मर्ज़ी है, जितनी मर्जी तनख्वाहें दे उनको, लेकिन इसके अंदर हाँ जी हाँ जैसे भी कर। खैर इस पर बस ये मैंने आपको रेफ़र करना था, ठीक है। इस पर जो है वो प्रॉपरली हम बाद में देखेंगे कि इस वक्त कम से कम वो 10-15 लाख रुपए तनख्वाह, 25 लाख तक तनख्वाहें हैं, तो वो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अच्छा, 206 रेजिग्नेशन है। रेजिग्नेशन किसको कहते हैं? रिज़ाइन करना। तो ये हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज, दोनों रिज़ाइन किसको कर सकते हैं? एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर इसकी मतलब इसके बाद है जज ऑफ हाई कोर्ट आर हु डज नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो फिर उसको पेंशन भी मिलेगी और उस तरह रेगुलर जिस तरह कैलकुलेटेड जितनी उसने सर्विस की होगी उसके मुताबिक उसको क्या मिलेगी? पेंशन मिलेगी। ये रिटायर्ड होगा जज तो पेंशन मिलती है, ठीक है। तो वो जितनी लेंथ ऑफ इस सर्विस होगी उसके मुताबिक। तो ये स्पेसिफाइड नहीं होती है कि इतनी देर में तुम रिटायर हो जाओगे? हाँ, तो वो तो एज स्पेसिफाइड होती है, 62 ईयर और 65 ईयर। 65 ईयर सुप्रीम कोर्ट की, 62 ईयर हाई कोर्ट की है एज जी। उसकी अपॉइंटमेंट के डे से हाँ, रिटायरमेंट डे तक डेफिनेट। आगे जी, जजेस नॉट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वगैरह, मतलब जब वो जज है तो ऐसे जज होते हुए वो किसी और, सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो किसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी जज हो, किसी और जगह का भी हो, तो ऐसा नहीं होगा। या किसी और सर्विस में भी उसको अपॉइंट कर दिया जाए या उसको कल, तो इस तरह की कोई पोजीशन नहीं संभालेगा जिससे उसको पैसे और मिले, ठीक है। तो इसको अगर बंद करें फिर इसको देख लें, अजान सुन लें। तो जो 207 आर्टिकल है ना, जजेस नॉट टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा, इसका मतलब ये है कि जजेस जब वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज होगा ना, वो ड्यूरिंग द जजमेंट, जब वो जजशिप कर रहा है उस वक्त वो कोई ऑफिस और प्रॉफिटेबल ऑफिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में नहीं ज्वाइन कर सकता। और रिजाइन, जब वो सीज टू बी अ जज हो जाएगा तो फिर भी 2 साल तक वो नहीं कर सकता। हाँ, मतलब ना वो काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी का मेंबर बन सकता है, ना चेयरमैन बन सकता है, ना वो जुडिशियल या कुज़ाई जुडिशियल काम कर सकता है, ना वो ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर संभाल सकता है, ना चेयरमैन बन सकता है, ना मेंबर ऑफ लॉ कमीशन बन सकता है। 2 साल तक, 2 साल के बाद वो कर सकता है, ठीक है। और अ पर्सन हु हैज़ हेल्ड ऑफिस एज अ परमानेंट जज द सुप्रीम कोर्ट का होगा तो शैल नॉट प्लीड और एक्ट एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, वो किसी जगह पे वकालत भी नहीं कर सकता। 2 साल नहीं, जज जब है तो जज के दौरान वकालत कर सकता है। जो 2 साल में तो वकालत को मना नहीं कर सकते। नहीं, वकालत तो सीज होने के बाद और बातें हैं ना, ठीक है। उसके बाद अगली बात कह रहा है द हाई कोर्ट का अगर जज है तो वो भी किसी और कोर्ट में जज में जाकर प्लीड नहीं कर सकता। फिर इसी तरह द हाई कोर्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान आर एग्जिस्ट इमीडिएटली बिफोर द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ द प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान डिसोल्यूशन ऑर्डर 1970 शैल नॉट प्लीड और एक्ट एज कोर्ट बिफोर। वही बात है, ये
प्लीड नहीं कर सकता, जज होते हुए वो वकालत भी नहीं कर सकता। ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर है 208 ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ कोर्ट्स। देखिए ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के होंगे या फेडरल शरीयत कोर्ट के, ठीक है। वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ प्रेसिडेंट देखेगा उनको कैसे लगाना है। अप्रूवल किसकी ली जाएगी? प्रेसिडेंट से, कि स्टाफ रखना है जनाब, इन्हें बंदे हों, सारा कुछ होए, ठीक है। और अगर हाई कोर्ट के हैं तो फिर गवर्नर्स बताएंगे, अप्रूवर ऑफ गवर्नर्स, स्टाफ सारा जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सारे के सारे रखें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे बहुत नोट आता है, शॉर्ट नोट्स आते हैं ना, तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे बहुत सारा नोट, बहुत दफ़ा नोट आया है, राइट अ शॉर्ट नोट, तो वो 4-5 में से एक ये बहुत दफ़ा आता है। तो ये 209, 10, 2 इसके आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इवन 2 के 11 भी इसके साथ ही है, लेकिन वो बाहर है ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन 9 और 10 ये 2 किसके हैं? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। अब ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनती कैसे? उसने कहा देयर शैल बी अ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान इन दिस चैप्टर रेफर्ड एज काउंसिल, उसको काउंसिल कहा जाएगा, ठीक है। अब आगे जाके इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल भी पढ़नी है, तो काउंसिल्स बहुत सारी हैं, इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कहते हैं, ठीक है। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर कौन कौन होगा? उसने कहा नंबर 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, ठीक है। नंबर 2 2 नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जो 2 नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जज होंगे वो उसका पार्ट होंगे, और इसी तरह 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ हाई कोर्ट होंगे। तो ये बनेंगे क्या? 5 लोग कमीशन का हिस्सा, जुडिशियल कमीशन, जो सुप्रीम जुडिशियल कमीशन बनेगा, ठीक है। और फॉर पर्पस ऑफ दिस क्लास द इंटर-सी सीनियरिटी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट shall be determined by the reference of their dates of appointment as chief justice otherwise than as acting chief justice। मतलब जिस दिन से वो अपॉइंट होते हैं उस दिन से सीनियरिटी देखी जाती है ना, सीनियर मोस्ट कहा गया है ना, सीनियर मोस्ट वो चीफ जस्टिस सबसे सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बनता है ना, ठीक है। फिर उसके बाद जो मोस्ट सीनियर होंगे ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से सीनियर्स और जूनियर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होगा। इसी तरह if at any time the council is inquiring into the capacity or conduct of judge, ठीक है, inquiring capacity, हाँ, कौन से, who is a member of council, फिर ठीक है, फिर क्या होगा? तो council is absent or is unable to act due to illness or any other cause, then क्या होगा? अगर इंक्वायरी उसके खिलाफ ही है, वो नहीं है, तो फिर इलनेस है या बीमार है, तो फिर और कौन आएगा? मतलब 5 पूरे नहीं है इनमें से, तो फिर कहता है इफ सच मेंबर इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु इज नेक्स्ट इन सीनियरिटी बिलो, डेफिनेटली। और इफ सच जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ अनदर हाई कोर्ट हु इज नेक्स्ट बिफोर द नेक्स्ट सीनियरिटी अमंग्स द चीफ जस्टिस ऑफ द रिमेनिंग हाई कोर्ट्स। हाँ, तो मतलब लाहौर का अगर नहीं है तो वो सिंध का, उसके बाद है सीनियर तो वो ले लेंगे, केपी का है तो वो ले लेंगे, तो इस तरह करेंगे, ठीक है। शैल एक्ट एज मेंबर ऑफ काउंसिल इन हिज प्लेस, उसकी जगह फिर ये काम करेंगे। फिर इफ अपॉन एनी मैटर इंक्वायरिंग इनटू द काउंसिल देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स द इट्स मेंबर्स एंड द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी शैल प्रिवेल, ओपिनियन किसकी? मेजोरिटी का क्या होगा? मेजोरिटी डिसीजन प्रिवेल करेगा, ठीक है। फिर एंड रिपोर्ट ऑफ द काउंसिल टू द प्रेसिडेंट शैल बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्यू ऑफ मेजोरिटी, फिर वो जो रिपोर्ट होगा वो किसको भेजेंगे? प्रेसिडेंट को। फिर नंबर 5 इफ ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सोर्स द काउंसिल आर, चाहे इंफॉर्मेशन काउंसिल को मिलती है, काउंसिल मीन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, आर द प्रेसिडेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर ऑफ हाई कोर्ट, जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का क्या है? मे बी इनकेपेबल ऑफ प्रॉपरली परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस बाय रीजन ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहली बात। दूसरी,
आर मे हैव गिल्टी ऑफ मिसकॉन्डक्ट। ऐसी सूरत में क्या होगा? द प्रेसिडेंट शैल डायरेक्ट द काउंसिल टू आर द काउंसिल मे ऑन इट्स ओन मोशन इंक्वायर इनटू द मैटर। वो फिर क्या करेंगे? उसको इंक्वायर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। क्या होगा? इफ आफ्टर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर द काउंसिल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, क्या करेंगे? प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है। और प्रेसिडेंट इज दैट ऑफ ओपिनियन द जज इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस आर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, और उसको ये लगता है, फिर वो क्या करेंगे? दैट ही शुड बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, द प्रेसिडेंट मे रिमूव द जज। क्या करेगा? प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर देगा। ये 6B में है। ठीक है। ये क्या किया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है। सर अगर वो मतलब सो मोटो की इंक्वायरी करते हैं, चाहे सो मोटो है चाहे, हाँ, फिर भी प्रेसिडेंट को ही कहना, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। ठीक है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड दिस आर्टिकल। बस इस आर्टिकल के तहत ही उसको निकाला जा सकता है, ऐसे नहीं रिमूव किया जा सकता। मतलब डेफिनेटली ये सारा करेंगे तो रिमूव करेंगे ना। फिर द सुप्रीम काउंसिल शैल इशू अ कोड ऑफ कंडक्ट टू द ऑब्जर्व बाय जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे 8 के तहत। क्या होगा? कोड ऑफ कंडक्ट ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए होगा कि ये ऑब्जर्व करना है, अदरवाइज वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब होंगे। फिर पावर ऑफ काउंसिल टू इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स एक्सेट्रा। अब ये काउंसिल की पावर है 210 पावर्स ऑफ काउंसिल। किस चीज़ में? कि उन्होंने अटेंडेंस उसकी करवानी है। कहता है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरिंग इनटू एनी मैटर द काउंसिल शैल हैव द सेम पावर एज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इशू डायरेक्शन। काउंसिल की भी वही पावर है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू डायरेक्शन कर दी, क्योंकि सारे सुप्रीम कोर्ट के तो जज बैठे, चीफ जस्टिस भी बैठा है। ठीक है। आर ऑर्डर ऑफ द सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन आर द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट and may such direction or order shall be enforceable as if it had been issued by the Supreme Court। उसी तरह ही इसको इन्फोर्स भी करवाएंगे। and the provision of article 204 shall apply to the council as apply to the Supreme Court and High Court। अगर इसकी बात को नहीं मानते तो वही 204 क्या होगा? कंटेम्प्ट लग सक जाएगी। अगर वो नहीं अब मानते तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब होंगे। और अगला है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन 211 द प्रोसीडिंग बिफोर द काउंसिल, इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एंड द रिमूवल ऑफ जजेस अंडर आर्टिकल 6 to 209 शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और 212 जो है, ये जितने भी आपके क्या बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बनती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, जितने भी ये सारे किसके तहत बनते हैं? 212 के तहत। ठीक है। कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन बिफोर कंटेन, जो पीछे बताया, द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर मे बाय एक्ट। हर एक एक्ट बनता है ना, ये बैंकिंग एक्ट है, ये फलां एक्ट है, ये सर्विस एक्ट है, एक्ट के तहत प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वन और मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स आर ट्राइब्यूनल टू एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ किस किस मैटर में। ये नीचे बता रहा है, मैटर रिलेटिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पर्सन्स who are or has been in service of Pakistan including disciplinary matter। मैं इसलिए सर्विस लॉज इतने आए, उनके बारे में ये ट्राइब्यूनल बनाए जा सकते हैं, उनके कोर्ट्स इसलिए अलग हैं। मैटर रिलेटिंग टू क्लेम अराइजिंग फ्रॉम tortuous acts of government or any person in service of Pakistan or of any local or other authority empowered by law or levy any tax, cess or any servant of act such authority acting in the discharge of his duty or servant। वो उसकी टैक्स या उसके सर्वेंट की ड्यूटीज़ को करते हुए तो वो आपका बनाए जा सकते हैं। फिर मैटर रिलेटिंग टू द एक्विजिशन, एडमिनिस्ट्रेशन
एंड डिस्पोजल ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच इज़ डीम्ड टू बी एनिमी प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ। ठीक है, किसी कानून के तहत किसी दुश्मन की कोई ज़मीनें हैं तो वो उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करना है, एक्वायर करना है, एडमिनिस्टर करना है, उसके बारे में भी ये ट्राइब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बनाई जा सकती हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग हेयर इन आप बिफोर कंटेन वेयर एनी एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट और ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर क्लॉज 1 नो अदर कोर्ट शैल ग्रांट एन इंजंक्शन। अगर ये करेंगे, सारा यही करेंगे, फिर कोई और स्टे इसके खिलाफ नहीं दे सकता। मेक एनी ऑर्डर और इंटरटेन एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द जुरिसडिक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट to tribunal extend and all proceeding in respect of such matter which may be pending before such other court immediately before establishment of the administrative courts or tribunal other than an appeal pending before the Supreme Court shall abate on such establishment। जैसे ही ये बनेगा वहाँ प्रोसीडिंग चलती सारी ख़त्म हो जाएंगी, वो कहेंगे क्योंकि इसकी जुरिसडिक्शन है तो सारी इधर आए लोग। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ दिस क्लास शैल नॉट अप्लाई an administrative court or tribunal established under an act of provincial assembly। अगर पहले कोई एक्ट बना के ट्राइब्यूनल बना हुआ तो ये उस पर नहीं, वो तो फिर पहले काम जो कर रहे हैं। unless at the request of the assembly made in form of the resolution must assure parliament by extend the provision of such court or tribunal। वो कहें जी ठीक है इनको चलने दो तो फिर वो चलने देंगे। और इसी तरह an appeal to Supreme Court from a judgment decree order or sentence of any administrative court or tribunal shall lie only if the Supreme Court being satisfied that the case involve a substantial question of law of public importance grant leave to appeal। मतलब इनके खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है आपने तो फिर पहले लीव टू अपील ग्रांट की जाएगी, फिर ये जाएंगे। तो ये आपका जो एक जर्नल प्रोविजंस थी जुडिकेचर की, ये पार्ट 7 था। जुडिकेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, ये 3 कोर्ट्स पढ़े हैं। अब आज जो हमने पढ़ा उसके अंदर हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ लिया और अगली इम्पॉर्टेंट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पढ़ ली। तो ये था आपका जुडिकेचर जो ख़त्म हुआ। कल इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।